हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, उसके हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। आज उसी के आगे हमको विस्तार पूर्वक आपकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को समझना है और पढ़ना है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया, बताया और समझाया जाता है, जिससे जो भी बच्चे आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो आप पढ़ने से पहले अपनी एनसीईआरटी बुक ज़रूर सामने रख लें, जिससे कि आपको जब भी आप पढ़ें तो उससे आपका एक एक पॉइंट क्या हो नोटेट करते चले जाएं, और जहाँ भी महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हों उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करते चले जाएं, जिससे कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो उसे आप समझने और बेहतर तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक को। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है, अध्याय 15, जिसमें आपका क्या दिया है कि पादपों में वृद्धि किस प्रकार से होती है, उनका विकास कैसे होता है, परिवर्धन कैसे होता है। तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और अपना मार्कर यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें, जिससे कि आप भी अंडरलाइन करते जाएं और लाइन बाय लाइन समझते जाएं। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है तो समझते हैं। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्ती, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। आप बीज पौधे, नव अंकुरित पौधा, पादपक, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हों गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गुलाई, चौड़ाई, लंबाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई और चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिरते रहते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती हैं। तब सवाल उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आप एक बीज के अंकुरण से लेकर के विशालकाय पेड़ की अगर चर्चा करें तो उसमें किस प्रकार से पत्ती उत्पन्न होती है, किस प्रकार से फलों का निर्माण होता है, किस प्रकार से पुष्पासन होते हैं, पुष्प का निर्माण कैसे होता है, कैसे वृद्धि करता है, पुष्पों से कैसे फलों का निर्माण होता है। तो इस चैप्टर में आपको विस्तार पूर्वक हर एक छोटी छोटी पहलुओं के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कि ये संरचना कैसे पैदा होती हैं, कहाँ से आती हैं, इनका अंकुरण कैसे होता है, इनको कितने तापमान की आवश्यकता होती है, ये वृद्धि कैसे करते हैं, पार्श्व में पार्श्व कलिकाएं कैसे निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं कैसे निकलती हैं। तो इनके बारे में हर विस्तार पूर्वक छोटी छोटी लाइनों पर चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी किताब सामने जरूर रख लें और हाइलाइटर ले लें या पेंसिल ले लें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसे आप अंडरलाइन जरूर करते जाएं। तो अब सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गुलाई,
अर्थात आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्र होती है, अपनी अपनी एक एज होती है कि कोई पौधा 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय होता है, कोई बहुवर्षीय होता है, ठीक है, आपका पॉलीगोनम होता है, समगोनम होते हैं। तो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार से कि पुष्पासन कैसे हो रहा है, एक क्रम में हो रहा है, एक अंतर क्रम में हो रहा है, या आपके समीक्षी असमीक्षी, इनके बारे में जानेंगे। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हर साल क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, हर साल फूल खिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक बार फूल खिलने के बाद वो पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर से दूसरा पौधा डेवलप होता है। तो ये किस प्रकार से प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया किस प्रकार से चलती रहती है, इनमें कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं इनके लिए, तो यहाँ पर इनकी चर्चाएं करेंगे। और आगे इनमें कोशिकांग, उत्कांग, क्या इनकी मृत्यु नहीं होती है, क्या ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, सजीवों के समान इनकी संरचना होती है या नहीं होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे समझते हैं। और इसके बारे में देखते हैं, जैसे इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पर और क्या दिया गया है कि आपका परिवर्धन प्रक्रियाओं का योग, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंडे से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण होता है। सबसे पहले जो पौधे की वृद्धि विकास का अगर प्रक्रम देखें तो मृदा में क्या होता है, बीजों का अंकुरण। तो बीजों का जो अंकुरण होता है वो बसंतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है कि एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित वातावरण पर, एक निश्चित अनुकूलन पर, अर्थात उस बीज का क्या होता है, आपका अंकुरण होता है। तो उसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। क्या होते हैं आपके, प्रांकुर और मूलांकुर। तो प्रांकुर से क्या होता है, तने का विकास होता है और मूलांकुर जो होता है उससे जड़ का विकास होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे एक निश्चित तापमान होगा, एक निश्चित नमी होगी, एक निश्चित वातावरण, वायु की उपस्थिति, मृदा की अम्लीता व क्षारीयता, जब एक निश्चित मात्रा में सभी कंपोनेंट या कहा जाए तो सभी एक निश्चित अंकुरण के लिए एक निश्चित वातावरण उपस्थित होता है, तभी उनमें क्या होता है, आपका अंकुरण होता है। अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तब बीज में उपापचयी क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आपका प्रक्रम दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका प्रक्रम कि बीज अंकुरण किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका अंकुरण हुआ है और किस प्रकार से आपके एक पौधे का विकास हो रहा है, कि आपकी प्रमुख अवस्था जैसे दी गई है कि जैसे बीज आपके कहाँ पर रखा गया है, मृदा में रखा गया, मृदा से किस प्रकार से उसका आपका क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है, तो इसके बारे में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। कि जैसे सबसे पहले मिट्टी की रेखा दी गई, क्या दी गई, ये मिट्टी दी गई है। मिट्टी में हमने क्या किया, कोई भी एक बीज डाल दिया, क्या डाल दिया, बीज। अब बीज में क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण जो होता है वो मूलांकुर होता है। क्या होता है आपका, मूलांकुर। मूलांकुर से क्या होती है, रूट्स डेवलप होती है, प्राइमरी रूट से डेवलप होती है और इसी भाग से आपका एक क्या होता है, प्रांकुर उत्पन्न होता है जिससे आपका बीज का निर्माण होता है।
यहाँ पर बीज आवरण, मिट्टी का रेखा चित्र देख सकते हैं, बीज पत्र, बीज पत्राधार, और यहाँ पर ये क्या होता है, बीज पत्रोपरिक अंकुशिका और बीज पत्र। ये बीज पत्र कहलाएगा जो दो फलक में विभाजित हो जाते हैं। आपके जैसे चने, मटर, दलहन फसलें आपने देखी होंगी जो दो फलकों में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बीज पत्र कहला जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके इस सेम के पौधे का विकास होता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, वृद्धि करता चला जाता है। और आगे समझते हैं यहाँ पे, जैसे आप वृद्धि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वृद्धि। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है, वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवार्य स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे। तो जैसे आपका वृद्धि की बात करें, किसकी बात करें, तो किसी भी जीव या किसी भी पौधे में उसके आकार, आयतन, घनत्व और द्रव्यमान में होने वाले सतत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है तो उसमें क्रमशः वृद्धि को क्या कहा जाएगा कि उसके अगर आयतन में, आकार में, घनत्व में, भार में और उसकी लंबाई में, चौड़ाई में सतत क्या हो रही है आपकी, अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी वृद्धि कहलाती है। तो ये बता सकते हैं। और आगे समझते हैं, पादप वृद्धि अपरिमित होती है। जैसे पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि करते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, पौधे में क्या होता है, निरंतर विभाजन होता रहता है, वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं वो एक निश्चित समय के बाद वृद्धि करना बंद कर देते हैं, उनकी सेल से विभाजित होना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभाज्योतक, मेरिस्टेम, ये ऐसे भाग होते हैं जहां पर निरंतर क्या होती रहती है, कोशिका विभाजित होती रहती है, वो क्या कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से आपके कहां पर पाए जाते हैं, सिर से पौधे के एपिक्स भाग पर, अर्थात जड़ के एपिक्स भाग पर और तने के एपिक्स भाग पर उपस्थित होते हैं। और आगे समझते हैं, ऊतकों की उपस्थिति है ऐसे विभाज्योतक की कोशिकाओं में विभाजन एवं निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभाज्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभाज्योतक का विभाजन बंद हो जाए, क्या कभी ऐसा होता है? तो अगर विभाज्योतक का विभाजन क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो पादपों में वृद्धि भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पौधों के वृद्धि विकास पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, उनमें वृद्धि नहीं होगी। और आगे देखते हैं, जैसे आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र अर्थात सबसे ऊपरी भाग, एपिक्स भाग, ये आपका क्या कहलाता है, एपिक्स भाग कहलाता है। शिखाग्र विभाज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र अर्थात जड़ का जो आपने प्ररोह पढ़ा, प्ररोह का एपिक्स भाग, और आपका मूल अर्थात जड़ का एपिक्स भाग, सबसे ऊपरी सिरा जो होता है वो क्या कहलाता है, एपिक्स भाग कहलाता है। पौधे में जैसे आपने अंकुरण देखा होगा, अंकुरण जब होता है तो सफ़ेद कलर की एक जड़ रूट्स निकलती, वो आपका एपिक्स भाग। और जो आपका तना होता है, तने के सबसे ऊपरी सिरे पर देखिए आपकी क्या होती है, बहुत कोमल कोमल पत्तियां उपस्थित होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका एपिक्स भाग कहलाता है। जिसमें आपने कॉपर कैपे सिद्धांत पढ़ा था, उन कॉपर कैपे सिद्धांत के आधार पर टी आकार की संरचना के कॉपर ट्यूनिका सिद्धांत आपने पढ़ा था, उसके माध्यम से आप ये क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, विभाज्योतक के स्तर पर विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं।
मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री पत्ती तथा नग्न बीजी पौधे में पार्श्व विभाजोतक, संवाहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। विभाजोतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये संरचना दी गई है, ये आपका प्ररोह का एपेक्स भाग दिया गया है और मूल का एपेक्स भाग दिया गया है। प्ररोह अग्रस्त विभाजोतक ये आपके कॉपर ट्यूनिका सिद्धांत के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसे आप विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं, जिसमें आपको अध्याय 6 में विस्तार पूर्वक बताया गया है, समझाया गया है। वहाँ से आप उन वीडियोस को देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। और आगे समझते हैं अब वृद्धि माप योग। अब वृद्धि का मापन कैसे किया जाए, किस प्रकार से ये पौधे इतनी ऊंचाई तक आपके इतने विशालकाय होते हैं, तो इनमें किस प्रकार से परिवर्धन होता है, किस प्रकार से इनकी वृद्धि को मापा जा सकता है। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा पर वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होती हैं। इसलिए वृद्धि को विभिन्न शुष्क वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभाजोतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं का आकार में वृद्धि लगभग आपका 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में व्यक्त किया गया है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। अब वृद्धि के चरण की बात करते हैं कि वृद्धि के जो चरण दिए गए, वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे विभाज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। हम इसे मूलाग्र को देखकर समझ सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे विभाज्योतक के चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों पर लगातार विभाजित होती रहती हैं, अर्थात जड़ के ऊपरी भाग पर, एपिक्स भाग पर और तने के सबसे ऊपरी भाग पर। तो ये यहाँ पर 2 भाग, जैसे जड़ का सबसे निचला भाग वो सबसे अगला भाग हो गया, और जो जड़ तने का सबसे ऊपरी भाग होगा वो एपिक्स भाग कहलाएगा। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, केवल विभाजन होता है। क्या होता है आपका, लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलॉजिकल होती हैं। विभाज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक अंगुला नोक से दूर कोशिका के दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेप क्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होता है। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया है वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी वृद्धि दर दी गई है
कि किस प्रकार से कितनी तीव्र गति से आपकी वृद्धि होती है। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है, तो उसमें भी हमने देखा था कि एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार कोशिका से आपकी 8 कोशिका, उनमें क्या होता जाता है, निरंतर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है आपका समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें आपकी क्या होती हैं, नई कोशिकाएं क्या होती जाती हैं, विकसित होती चली जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर यह आपका कोशिकीय विभाजन के सामर्थ्यन को दिया गया है कि विभाजन में सामर्थ्य कोशिकाएं और विभाजित होने में असमर्थ कोशिकाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, निरंतर विभाजित होती रहती हैं, जिससे कोशिकाएं बगल में आपकी क्या होती जाती हैं, विकसित होती जाती हैं और पौधे की मोटाई धीरे धीरे क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती चली जाती है। और आगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे इसका ये ग्राफी क्षेत्र दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, ग्राफी चरण दिया गया है कि किस प्रकार से उसमें आपकी पत्तियों में वृद्धि होती है और उसके लिए कौन कौन सी दिशात्मक गतियां होती हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। तो समझते हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्या दिया गया है कि वृद्धि दर अंक गणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंक गणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं, जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप से इस प्रकार चक्र में दर्शा सकते हैं। जैसे उसकी लेंथ दी गई है, लेंथ आपकी समय और 0 प्लस आपका RT। जैसे LT क्या दिया गया है, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि के समय में को दर्शाया गया है। अब टाइम शून्य के समय लंबाई और R क्या दी गई, वृद्धि पर दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए अब देखते हैं ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से एक 4 घातांकी दर से क्या करती है, वृद्धि करती है। यह यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री विभाजन का अनुकरण करती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पहले क्या होती है, आपकी एक कोशिका जो होती है धीरे धीरे 2 कोशिका में विभाजित होती है, 2 कोशिका से आपके क्या होती है 4 कोशिका में, फिर धीरे धीरे इतना अधिक विभाजन होता है कि उनमें बहुत हायर क्वांटिटी में कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वहीं पर यह दिया है कि ये समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने के काबिलियत बनाए रखती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ साथ वृद्धि धीमी पड़ती चली जाती है और जैसे जैसे इनमें पोषण की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की प्रॉपर रूप से भोजन उपलब्ध नहीं होगा या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी या वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, खनिज पदार्थ नहीं उपस्थित होंगे, तो इनकी भी वृद्धि क्या होती है, आपकी कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित होती है। और जैसे आपका दिया गया है, बढ़ती हुई चरण की ओर बढ़ती जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस वक्र पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श हैं। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? तो जैसे हमने एस आकार का वृद्धि ग्राफ पढ़ा था जिसमें जीव जंतुओं की संख्या का क्या होता है, वृद्धि ग्राफ, वो भी आपका कैसा होता है, एस आकार का होता है, जिसमें एस आकार का वृद्धि ग्राफ और जे आकार का वृद्धि ग्राफ। इसे हम आप बड़ी कक्षाओं में तो क्लास 12 की NCERT बुक में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सोच सकते हैं मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह से वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं। 4 घातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, जैसे W
आपका 1 दिया गया है और W0 ERT। तो W1 क्या है? आपका अंतिम आकार, जहां पर उसका वजन, भार, ऊंचाई, संख्या आदि। और WG0 जो दिया गया है, 0 दिया गया है प्रथम आकार की प्रारंभिक समय में, और R क्या दी है? वृद्धि की दर, और T क्या दिया गया है? समय कि उसको वृद्धि करने में कितना समय लगा, और E बराबर क्या दिया गया है? स्वाभाविक लघुगणिक का आकार। यहाँ R एक सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार जैसे आप देख सकते हैं कि एक पत्ती में किस प्रकार से वृद्धि होती है। जैसे आपकी कोई 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो वो लगभग 10 वर्ग सेंटीमीटर की हो सकती है, और यहाँ पर आपकी कोई 50 वर्ग की सेंटीमीटर की है तो लगभग वो 55 सेंटीमीटर की हो सकती है। अर्थात निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि दर आ और व पंक्तियों को देखें, दोनों में अपने क्षेत्रफल दिए हुए हैं। पंक्ति बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर बढ़ा लिया गया है, जिससे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की दर वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी 2 तरीके से की जा सकती है। कहते हैं दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहलाता है, जहां 2 पत्तियां आ और व विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है, फिर भी उनमें सा की एक सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है। यह कौन सी और क्यों है? तो इसके बारे में यहाँ पर हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए आज हम अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल इसी समय आपके दूसरा वीडियो आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको अन्य पूरी विस्तार पूर्वक से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।